हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी आज हम बात करेंगे जो आईएमपी मेडिकेशंस दोज मेडिकेशंस आर गोइंग टू हेल्प यू फॉर पासिंग द वेरियस फार्मासिस्ट लाइसेंसिंग एग्जामिनेशंस लाइक एफपीजी, नेप्लेक्स, ओपरा, पीवीसी, पीएसआई या आप दुनिया के कोई से भी देश की लाइसेंसिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग्स जो डे टू डे लाइफ में फार्मासिस्ट को एनकाउंटर होती है, ऐसी मेडिकेशंस के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सीरीज में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिकेशंस दैट यूज in very frequently and day-to-day life. So pharmacist must have all the information and knowledge about those kind of commonly prescribed medications. उसकी सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ऐसी जो आईएमपी मेडिकेशंस पता है तो ऑलमोस्ट 65 to 75% ऑफ योर एग्जाम क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दोज कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस। तो आज के क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बीटा ब्लॉकर्स, दैट्स द मोस्ट कॉमनली यूज मेडिकेशन। तो चलो उसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। ओके, तो बीटा ब्लॉकर्स जो मेडिकेशंस इतनी कॉमन है और बहुत सारी कंडीशंस में यूज होती है, दैट्स वाई वी मस्ट हैव टू नो अबाउट द बीटा ब्लॉकर्स। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, हमारी जो पढ़ाई है उसका एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। बीटा ब्लॉकर्स तो नाम ही इंडिकेट करता है कि बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। ये इतना डिटेल्स में हम यहाँ पे कवर करेंगे। प्रीटी मच एवरीथिंग अबाउट द बीटा ब्लॉकर्स यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस क्लास। तो आप ये एक क्लास को अगर अटेंड कर लोगे अच्छे से कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के यही क्लास में से आ सकते हैं, क्योंकि ये इतनी कॉमन मेडिकेशंस है और सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें बीटा रिसेप्टर की फिजियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम इसकी फिजियोलॉजी को समझेंगे तभी जाके हम उसकी यूजेज को समझ पाएंगे। ओके, उसके जो यूजेज है वो किस तरह से काम करता है। अब यूजेज पता चल गए तो वी आर गोइंग टू लर्न उसके ब्लॉकिंग। अगर हम उसको ब्लॉक करेंगे तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, तो बीटा ब्लॉकर्स के बारे में हम समझ पाएंगे। ओके, चलो, तो सबसे पहला पॉइंट है बीटा रिसेप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है और वो बीटा रिसेप्टर के ऊपर किस तरह से काम करता है। पहले फिजियोलॉजी देख लेते हैं कि बीटा 1 एंड बीटा 2 ये 2 रिसेप्टर्स मेन होते हैं। बीटा 1 रिसेप्टर्स खास करके हार्ट में होता है और बीटा 2 रिसेप्टर्स लंग्स, उसके बाद ब्लड वेसल्स, और वो भी कौन सी ब्लड वेसल्स, खास करके आपकी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, हाथ और पैरों की ब्लड वेसल्स में, यहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर्स होता है। फिर पेंक्रियाज में होता है, लीवर में होता है, ब्रेन में होता है, ये सारी जगहों पे बीटा 2 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। इसके लेजेंड जो फिजियोलॉजिकली जो सब्सटेंस इसके साथ बाइंड होता है दैट इज एड्रेनालिन एंड नोर एड्रेनालिन। ओके, तो अगर आप फिजियोलॉजी ऑफ एड्रेनालिन एंड नोर एड्रेनालिन बीटा रिसेप्टर के ऊपर समझ जाओगे तो उसकी ऑपोजिट एक्शन को हम बीटा ब्लॉकर्स की एक्शन बोल सकते हैं। ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। एक बार ये समझ में आ गया तो हमारे लिए इसके यूजेस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड साइड इफेक्ट, ये तीनों की तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीटा ब्लॉकर्स की हार्ट के ऊपर इफेक्ट क्या होती है। पहले देखिए, हार्ट, पेरिफेरल वेस्कुलर, ब्रोंकियल, पेंक्रिएज, उसके बाद और भी बहुत से ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे यूटरस हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, लीवर एंड आई। उसका मतलब ये है कि बीटा रिसेप्टर का वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है। वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे शरीर में बहुत जगहों पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके साथ एसोसिएटेड साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस भी ज़्यादा हैं। बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे हम बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, बीटा ब्लॉकर्स को दूसरी कंडीशंस में बहुत केयरफुली देना पड़ता है। और फोर्थ नंबर में बीटा ब्लॉकर के यूजेज भी बहुत वाइड स्प्रेड है। तो हार्ट के ऊपर जो नॉर्मल इफेक्ट है वो क्या है, हार्ट रेट को कम करता है,
कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है, उसका मतलब कार्डियक आउटपुट को रिड्यूस करता है। अब कार्डियक आउटपुट को रिड्यूस करता है, उसके दो इम्पोर्टेंट यूजर केसेस बन गए। पहला तो वो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, और एंजाइना और मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में हमें जो हार्ट रेट को कम करके ऑक्सीजन कंजम्पशन को कम करवाना है। तो ये दो चीज़ें तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अरिथमिया और हार्ट फेलियर के पेशेंट में वो थोड़ा अलग से काम करता है। अरिथमिया के पेशेंट्स में वो सिम्पैथोलाइटिक्स का काम करता है, और उसकी वजह से जो उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी जिसको हम क्रोनोलॉजिकल इफेक्ट है, उसको रिड्यूस करता है। ओके, तो इसीलिए वो अरिथमिया एंड हार्ट फेलियर में भी यूज़ होता है। अब देखिए, हार्ट की सारी कंडीशंस आ गई, हाइपरटेंशन, एंजाइना, एमआई, अरिथमिया एंड हार्ट फेलियर, ये सारी कंडीशंस में बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ है। और पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो हार्ट के रिलेटेड जो मोर्टालिटी इज़ द हाईएस्ट मोर्टालिटी, और इसीलिए बीटा ब्लॉकर इज अ मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। दैट्स व्हाई यू कैन एक्सपेक्ट द मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रॉम द बीटा ब्लॉकर्स इंडिविजुअल, अगर हम ड्रग के लेवल पर बात करें तो हार्ट के ऊपर बीटा ब्लॉकर का बहुत ज़्यादा यूजेज है। पेरिफेरल वेस्कुलार्स में देखें तो पेरिफेरल वेस्कुलार्स में वो क्या करता है, पेरिफेरल वेस्कुलार्स में वो वेजो डायलेशन करता है। वेजो नॉर्मल फिजियोलॉजी में वो वेजो डायलेशन बीटा रिसेप्टर की फिजियोलॉजी है। उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा। ओके, अब वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा तो वहाँ से दैट कैन कॉज द प्रॉब्लम्स। ओके, बीटा रिसेप्टर की जो मेन फिजियोलॉजी है वो पेरिफेरल में, बीटा रिसेप्टर की फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। ओके, वो डायलेशन करता है। जैसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो अगर आप देखोगे, वो क्लास कि जहाँ पे हमने फिजियोलॉजी ऑफ पेरिफेरल सिस्टम में सिंपैथेटिक के बारे में जो रमेश का एग्जाम्पल लेके समझाया था, तो हाथ पैर में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, दैट्स वाई द वेजो डायलेशन। अब ये इफेक्ट में वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है बीटा ब्लॉकर से। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेरिफेरल वेस्कुलर में। उसको हम आगे रेनॉल्ड कंडीशन में नहीं दिया जाता है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज में क्यों नहीं दिया जाता है वो समझेंगे। लंग्स में अगर देखा जाए तो दैट कैन कॉज द ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, इसीलिए ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है। दैट्स वाई अस्थमा और सीओपीडी के जो पेशेंट्स होते हैं वहाँ पे बीटा ब्लॉकर केयरफुली देना पड़ता है, अदरवाइज दैट कैन एग्जर्बेट अस्थमा की कंडीशन को वर्स करता है। ओके, पेंक्रियाज में देखें तो इनहिबिट द इंसुलिन सेक्रेशन एंड ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देता है। दैट इज़ द मेन रीज़न कि डायबिटीज़ के पेशेंट में बीटा ब्लॉकर्स देने में थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो डायबिटीज़ के पेशेंट में देने में प्रॉब्लम है, अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ वाले पेशेंट है उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अस्थमा, सीओपीडी, डायबिटीज़ और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड कंडीशन। तो रेनॉल्ड कंडीशन में भी बीटा ब्लॉकर्स देने में ध्यान रखना जरूरी है। तो 3 पॉइंट्स आप कॉन्ट्राइंडिकेशन या तो क्वेश्चंस के बारे में समझ सकते हो, यूजेज में समझ सकते हो कि वो हार्ट के लिए यूजफुल है। ओके, चलो उसके आगे चलते हैं। यूटरस की जो सिचुएशन है वहाँ पे वो लेबर के ऊपर में रिड्यूस द यूटरिन रिलैक्सेशन, तो प्रेगनेंसी में ध्यान से देना जरूरी है। किडनी के ऊपर दैट डिक्रीज द रेनिन सेक्रेशन एंड अल्टीमेटली दैट कंट्रीब्यूट द ब्लड प्रेशर रिडक्शन, और रीनल को प्रोटेक्ट करने में काम करता है। तो ये सिचुएशन को देख के ब्लड प्रेशर के लिए दैट इज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट। ब्रेन में दैट कैन कोज नाइटमेयर्स, और वहाँ पे डिप्रेशन के पेशेंट्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की साइड इफ़ेक्ट्स बीटा ब्लॉकर के साथ जुड़ी हुई है। तो जो बीटा ब्लॉकर्स की लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसे बीटा ब्लॉकर्स से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की साइड इफ़ेक्ट्स होने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, लीवर में ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को चेंज करता है, दैट्स वाई द डायबिटीज़ के पेशेंट्स में उसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। आई में देखें तो वो इंट्राओक्युलर प्रेशर को रिड्यूस करता है, दैट्स वाई दैट इज़ यूज फॉर ग्लूकोमा। ओके, तो ग्लूकोमा के पेशेंट के लिए यूज़फुल है।
और हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए यूज़फुल है, कार्डियोवैस्कुलर की सारी कंडीशन के लिए यूज़फुल है। और कौन कौन सी कंडीशन में उसमें ध्यान रखना जरूरी है, तो डायबिटीज़ के पेशेंट, पेरिफेरल वैस्कुलर, कार्डियक ब्लॉकेज, तो ये सारे पेशेंट में ध्यान रखना जरूरी है। उसका मतलब अगर हमें फंक्शनल फिजियोलॉजी समझ में आ गई तो वी कैन प्ले अराउंड इट और लॉजिकली हम कोई से भी क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ओके चलो, अब मोड ऑफ एक्शन के कुछ जो नोट्स आपके सामने देखता जाता हूँ। कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक द बीटा रिसेप्टर। कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक मतलब वो किसके साथ कॉम्पीट करता है, एड्रेनालिन एंड नोर एड्रेनालिन, इसके साथ ये बीटा रिसेप्टर के ऊपर इसके साथ में ये कॉम्पिटिटिवली फाइट करता है। ओके इसको डिस्प्लेस करके ये खुद जुड़ जाता है। हार्ट, पेरिफेरल वेस्कुलर, ब्रोंकियल, पेंक्रिएज, यूट्रस, किडनी, ब्रेन, लीवर, ये सारी जगहों पे जो बीटा रिसेप्टर्स है उसमें कौन कौन से, बीटा 1 एंड बीटा 2। तो बीटा 1 मेनली हार्ट के ऊपर है, बीटा 2 पेरिफेरल बाकी सारी जगहों पे है। यूजेज देखें तो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट बिकॉज ऑफ द कार्डियक आउटपुट और दैट विदाउट रिफ्लेक्स इंक्रीज इन पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। ओके कार्डियक आउटपुट को रिड्यूस करता है लेकिन वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस में बहुत कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करता है। एंड रेनिन को सेक्रेशन को भी कम करता है, दैट्स वाई दैट यूज फॉर द हाइपरटेंशन। एंजाइना की इफेक्ट के लिए रिड्यूस द लेफ्ट वेंट्रिकुलर वर्क एंड ऑक्सीजन यूज, तो एंजाइना एनएमआई के लिए यूज होता है। अरिथमिया में की यूज होता है एंटी सिम्पथोमाइमेटिक इफेक्ट जो है उसकी सिंपैथेटिक इफेक्ट उसको रिड्यूस करता है एंड डिप्रेस द साइनस नोड, जहाँ से इलेक्ट्रिक फायरिंग स्टार्ट होती है उसको डिप्रेस करता है एंड दैट्स वाई दैट इज यूज फॉर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी चेंज होती है एंड दैट्स वाई दैट यूज फॉर द अरिथमिया। अब बीटा 1 सिलेक्टिव एजेंट्स कौन कौन से हैं ये याद रखना है, नाम याद रखने हैं, खास करके बीटा ब्लॉकर्स में कौन सी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, जनरल से स्पेसिफिक बनना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके पहले हमने जनरल इंफॉर्मेशन बीटा ब्लॉकर्स की कलेक्ट की, देन वी आर गेटिंग डाउन बीटा रिसेप्टर्स में सिलेक्टिव में एटेनोलोल एंड मेटोप्रोलोल। ओके these two medications have selectively beta 1 receptor के towards उसकी affinity बहुत ज़्यादा है, that's why they are mainly affecting on the heart and relatively they are not affecting on the peripheral organs and that's why the relative side effects कम है। ओके तो इसका यूज़ ज़्यादातर होता है हाइपरटेंशन के पेशेंट में। कुछ मेडिकेशंस है जैसे ऑक्सप्रेनोलोल एंड पिंडोलोल। ऑक्सप्रेनोलोल एंड पिंडोलोल ये मेडिकेशंस, इसको हम पार्शियल एंटागोनिस्ट बोलते हैं, पार्शियल एंटागोनिस्ट। अब पार्शियल एंटागोनिस्ट का मतलब क्या हुआ कि मेडिकेशन विच हैज एगोनिस्ट एज वेल एज एंटागोनिस्ट इफेक्ट, ये दोनों ही इफेक्ट है उसके पास। जब जहाँ पे जो रिलेटिव सब्सटेंस ज़्यादा है तो वो कॉम्पिटिटिवली उस हिसाब से बिहेव करेगा। ओके तो मान लीजिए कि हार्ट के पास एड्रेनालिन की इफेक्ट ज़्यादा है तो वहाँ पे वो एज ए ब्लॉकर इफेक्ट करेगा, पर पेरिफेरल वेस्कुलर हाथ और पैरों की जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे रिलेटिवली उसकी इफेक्ट एगोनिस्ट वाली हो सकती है। ओके तो इसको बोलते हैं पार्शियल एंटागोनिस्ट और उसका वर्ड क्या है, इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। तो दोनों टाइप की एक्टिविटीज़ है, पार्शियल एगोनिस्ट या तो पार्शियल एंटागोनिस्ट। वर्ड में आपको दो नाम पता होने चाहिए, ऑक्सप्रेनोलोल एंड पिंडोलोल। ओके उसके यूजेज में थोड़ा सा वेरिएशन है, कौन सी कंडीशन में नहीं देना चाहिए वो हम आगे बात करेंगे। तीसरे क्लास के जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं उसमें बीटा ब्लॉकर्स दैट हैव ए अल्फा ब्लॉकिंग इफेक्ट एज वेल। तो यहाँ पे हम मोटा मोटा देखें तो 4 टाइप के मेडिकेशंस के बारे में बात किया। एक तो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जो बीटा 1 बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करता है, दैट इज द वन काइंड। ओके दूसरा जो है इसको बोलते हैं हम सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जो सिर्फ और सिर्फ बीटा 1 के ऊपर इफेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द सिलेक्टिव बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तीसरा जो है इसको बोलते हैं मेडिकेशन विच हैव ए इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी एंड ब्लॉकेर इफेक्ट, तो ये तीसरा क्लास हो गया। चौथा क्लास जो है वो बीटा ब्लॉकर्स प्लस उसके पास अल्फा ब्लॉकिंग इफेक्ट भी है। तो ये 4 टाइप के बीटा ब्लॉकर्स के नाम हमें पता होने
चाहिए, जिसको बोलते हैं हम कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट बीटा ब्लॉकर्स। चलो इसकी कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक और टेबल को देख ले, फिर क्लास नोट्स के पास आते हैं। ओके चलो, कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स कितने टाइप के? 4 टाइप के। तो पहले देखिए ऊपर ये ड्रग्स के नाम, ये सारे बीटा ब्लॉकर्स के नाम, रिसेप्टर एंटागोनाइज्ड, आई से मतलब इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, और ये मेडिकेशंस की लिपिड सॉल्युबिलिटी कितनी है, उसका मेन रूट ऑफ एलिमिनेशन क्या है, उसकी हाफ लाइफ क्या है, और उसकी डेली डोजिंग फ्रीक्वेंसी किस तरह से है। तो पहले देखते हैं एटेनोलोल। ओके, अब एटेनोलोल जो है वो बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। बीटा 1 रिसेप्टर, उसका मतलब क्या हुआ? दिस इज अ मोर काइंड ऑफ स्पेसिफिक ब्लॉकर्स है। जैसे आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सप्रेनोलोल है, तो वो बीटा, इसमें प्रोपेनोलोल को देखो, चलो प्रोपेनोलोल को देखो तो वो बीटा 1 बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करता है। ओके, तो इसको हम नॉन सिलेक्टिव बोलेंगे। प्रोपेनोलोल इज नॉन सिलेक्टिव, पर एटेनोलोल इज सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। इसी तरह से देखो मेटोप्रोलोल जो है वो भी सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर के ऊपर ही इफेक्ट करता है। अब दूसरी चीज जो है उसकी, एटेनोलोल की लिपिड सॉल्युबिलिटी कम है, मेटोप्रोलोल की लिपिड सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी है। अब जिसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी रिलेटिवली कम है, उसका मतलब ये हुआ कि दैट इज इजीली एलिमिनेट थ्रू रीनली। तो हमें 2 मेडिकेशंस के नाम याद कर लिए, एटेनोलोल एंड मेटोप्रोलोल। ये 2 मेडिकेशंस है जो बीटा सिलेक्टिव मेडिकेशंस है। एटेनोलोल इज मेनली एलिमिनेटेड थ्रू रीनली, और मेटोप्रोलोल जो है उसमें थोड़ी सी लिपिड सॉल्युबिलिटी है, और ये मेनली हिपेटिकली क्लियर्ड होता है। अब आपको कोई पूछे कि भाई कार्डियो सिलेक्टिव मेडिकेशंस आपको पसंद करनी है हिपेटिक के पेशेंट के लिए, जिसका हिपेटिक इंपेयरमेंट है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर और विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर यू आर गोइंग टू सिलेक्ट? हिपेटिक इंपेयरमेंट में एटेनोलोल देंगे, क्योंकि वो हिपेटिकली क्लियर नहीं होता, वो तो रीनल से क्लियर होता है। ऐसे ही वाइस वर्सा क्वेश्चन पूछ लिया कि इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रीनल इंपेयरमेंट, इन दैट सिचुएशन विच सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स यू आर गोइंग टू गिव? तो आप क्या बोलोगे? तो वो सिचुएशन में मैं मेटोप्रोलोल दूंगा, क्योंकि मेटोप्रोलोल डजंट इन्वॉल्व रीनल क्लियरेंस। तो पहला पॉइंट, सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में 2 पार्ट, एटेनोलोल एंड मेटोप्रोलोल। एक मेडिकेशन रीनल से क्लियर होती है, दूसरी लीवर से क्लियर होती है। तो यहां से आपकी एग्जाम के 2 क्वेश्चंस आपको समझ में आ सकते हैं। ओके, अब बिसोप्रोलोल को देखो, तो बिसोप्रोलोल जो है वो भी सिलेक्टिव है, और ये हिपेटिक एंड रीनल दोनों से क्लियर्ड होता है, तो उसका पार्ट है, लेकिन उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी नहीं है, इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट भी नहीं है। दूसरा पॉइंट, बिसोप्रोलोल जो है उसकी जो हाफ लाइफ है वो थोड़ी लंबी है। ओके, मेटोप्रोलोल में देखोगे तो हाफ लाइफ छोटी है, किसकी? कन्वेंशनल टैबलेट की, नॉर्मल वाली टैबलेट। अब यहां से आप एक दूसरी चीज याद करो कि हार्ट फेलियर के पेशेंट में मेटोप्रोलोल दिया जाता है, लेकिन वो कंट्रोल रिलीज मेटोप्रोलोल दिया जाता है, क्योंकि वहां पे हमें उसकी हाफ लाइफ लंबी चाहिए। ओके, और हाइपरटेंशन के लिए कौन सी दी जाती है? कन्वेंशनल दी जाती है। तो हाइपरटेंशन के लिए एटेनोलोल एंड मेटोप्रोलोल यूज होता है, और हार्ट फेलियर के लिए मेटोप्रोलोल, पर कौन सा? कंट्रोल रिलीज वाला ये मेडिकेशन यूज होती है। ओके, अब दूसरी मेडिकेशन देखिए कि हमारा जो दूसरा क्लास है वो कार्वेडिलोल एंड लाबेटालोल। अब कार्वेडिलोल एंड लाबेटालोल में कुछ अलग है, बीटा 1 को ब्लॉक करता है, बीटा 2 को ब्लॉक करता है, अल्फा 1 को भी ब्लॉक करता है। अब अल्फा 1 को ब्लॉक करेगा तो क्या होगा? तो अल्फा रिसेप्टर कहाँ पे होता है? विजरल ब्लड वेसल्स में। तो अंदर की जितनी ब्लड वेसल्स है वहाँ पे अल्फा रिसेप्टर्स होता है। अल्फा रिसेप्टर की फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होती है वेजो कंस्ट्रिक्शन।
ओके ऐसा क्यों? जैसे हमने वो रमेश वाला एग्जाम्पल को उसका एक पार्ट में समझा देता हूँ कि जैसे आपको भागना होता है, ओके सिंपैथेटिक का रोल क्या है? फाइट और फ्लाइट। तो अगर आपको भागना है तो हाथ पैरों में ज़्यादा ब्लड चाहिए कंपेयर टू इंटरनल ऑर्गन्स। तो इंटरनल ऑर्गन की जो ब्लड वेसल से वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी और हाथ पैर की ब्लड वेसल से वो डायलेट हो जाएगी। तो अंदर की ब्लड वेसल्स जो कंस्ट्रिक्ट होती है वो अल्फा 1 की इफेक्ट की वजह से होती। अगर हम अल्फा 1 को ब्लॉक करेंगे तो वो वेजो डायलेशन करेगा एंड दैट कैन रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। तो कार्विडोलोल एंड लाबेटालोल ये मेडिकेशंस की एक यूनिक यूजर केस है। जैसे बाकी के जो मेडिकेशंस है जैसे ऑक्सप्रेनोलोल हो गया, फॉर एग्जांपल प्रोपेनोलोल हो गया, तो प्रोपेनोलोल जो है वो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज में नहीं दिया जाता है, रेनोल्ड कंडीशन में नहीं दिया जाता है क्योंकि दैट कैन वर्स द सिम्टम्स। लेकिन कार्विडोलोल एंड लाबेटालोल कैन बी गिवन बिकॉज दैट हैज ए अल्फा ब्लॉकिंग इफेक्ट एज वेल, तो वहां से वो वेजो डायलेशन कर सकता है। तो आपको याद करना है कार्विडोलोल एंड लाबेटालोल दैट ब्लॉकिंग बीटा एज वेल एज अल्फा रिसेप्टर्स। तो ये हमारा तीसरा क्लास भी हो गया। ओके चौथा क्लास जो है वो देखिए ऑक्सप्रेनोलोल एंड पिंडोलोल। ओके एक ऑक्सप्रेनोलोल एंड पिंडोलोल में इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक कहीं पे भी नहीं है, देखो सिर्फ ये दोनों में है। उसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सप्रेनोलोल एंड पिंडोलोल कैन स्टिम्युलेट द हार्ट मसल्स, हार्ट की मसल्स को स्टिम्युलेट भी कर सकता है क्योंकि वो इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट भी है और ब्लॉकर इफेक्ट भी है। अब ये मेडिकेशन दैट कैन कॉज द सिम्पैथोमाइमेटिक, तो उसकी वजह से मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के पेशेंट में ये नहीं दिया जाता है। अगर आप मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के पेशेंट में दोगे तो दैट कैन कॉज द स्टिम्युलेशन ऑफ हार्ट, हार्ट को स्टिम्युलेट करेगा तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी एंड दैट कैन वर्स द कंडीशन। ओके तो अगर आपको पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर शुड नॉट बी गिवन टू द हार्ट फेलियर पेशेंट, तो ऑक्सप्रेनोलोल एंड पिंडोलोल। ओके अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछे कि अगर किसी को कोल्ड एक्सट्रीमिटीज का प्रॉब्लम है तो कौन सी मेडिकेशन दी जाए, तो वो सिचुएशन में ऑक्सप्रेनोलोल एंड पिंडोलोल बोल सकते हैं कि जिसको हाथ पैरों में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, जैसे जो बीटा रिसेप्टार बीटा ब्लॉकर्स बाकी के रिसेप्टार्स जो है जैसे प्रोपेनोलोल हो गया, वो क्या करता है हाथ पैरों की ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, कंस्ट्रिक्ट करता है, तो वहाँ पे ब्लड का सप्लाई कम हो जाएगा। ब्लड का सप्लाई कम होगा तो आपके हाथ पैरों में जो गर्मी आनी चाहिए वो नहीं आएगी, तो बहुत ठंडी लगता है या तो हाथ के पैर का जो एंड पोर्शन है वो ठंडा हो जाता है। दैट्स कॉल्ड द कोल्ड एक्सट्रीमिटीज इज द साइड इफेक्ट ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स। लेकिन इस तरह की साइड इफेक्ट्स वाले पेशेंट में हम ऑक्सप्रेनोलोल एंड पिंडोलोल देंगे तो वो क्या करेगा, इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक की वजह से वो आपके बीटा 2 रिसेप्टर जो आपके हाथ के एक्सट्रीम ब्लड वेसल्स के है उसको डायलेट करेगा और ब्लड का सप्लाई वहाँ पे नॉर्मल होगा। ओके दैट्स व्हाई दिस मेडिकेशन कैन बी गिवन। अब इसको देखो कि प्रोपेनोलोल जो है वो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करता है और अच्छी लिपिड सॉल्युबिलिटी है उसकी, इसीलिए प्रोपेनोलोल इज एसोसिएटेड विथ मेजर सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइड इफेक्ट्स, ये हो सकता है। और बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करता है, दैट्स व्हाई प्रोपेनोलोल कैन बी यूज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पस। फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज़ किया जा सकता है, दैट मेडिकेशन इज सिग्निफिकेंटली कंट्रोल द मेटाबॉलिक सिम्टम्स, तो इसीलिए वो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट में सिम्टोमेटिक रिलीफ में भी यूज़ किया जा सकता है। ओके तो आपका अभी तक का रोल क्या है कि सबसे पहले बीटा रिसेप्टार्स के बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को समझना जरूरी है, वहाँ पे बीटा ब्लॉकर की इफेक्ट क्या हो सकती है वो समझना जरूरी है, एंड देन यू हैव टू कम टू द कंपैरिजन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। यहाँ तक अगर आप कर लोगे तो यू आर फीलिंग कंफर्टेबल अबाउट हैंडलिंग द बीटा ब्लॉकर्स। ओके चलो अब क्लास नोट्स को एक बार देखते जाते हैं, जो जो की पॉइंट्स आपके सामने आएंगे वो सारे पॉइंट्स को हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओके अब इंडिकेशंस, मतलब बीटा ब्लॉकर्स कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। हाइपरटेंशन में यूज होता है, एंजाइना में यूज होता है, एमआई में यूज होता है, अरिथमिया में यूज होता है, और इससे आगे देखें
तो दैट कैन यूज फॉर हार्ट फेल्योर और ग्लूकोमा। ओके, इसके अलावा प्रोपेनोलोल कैन बी यूज फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज होता है। और प्रोपेनोलोल के पर्सनल अलग अलग यूजेज है, वो थोड़ा समझना जरूरी है। ओके, अब कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ पे है वो देखिए। ओके, रिवर्सिबल एयरवे डिजीज। रिवर्सिबल एयरवे डिजीज मतलब कि अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है तो बीटा ब्लॉकर्स बहुत ही ध्यान से देना पड़ेगा, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स दोगे तो उसका अस्थमा एक्सर्बेट होगा, क्योंकि वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा तो अस्थमा के सिम्टम्स वर्स्ट हो जाएंगे। ओके, अब ब्रेडिकार्डिया, मान लीजिए कि ये ऑलरेडी ब्रेडिकार्डिया है पेशेंट को और बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो वो और हार्ट को सप्रेस करेगा और पेशेंट को कार्डियक ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स वाई ब्रेडिकार्डिया के पेशेंट जिसमें 50 बीट्स पर मिनट से कम है, ऐसे पेशेंट में बीटा ब्लॉकर नहीं देना चाहिए। ओके, सिक साइनस सिंड्रोम, क्योंकि साइनस जो है वहाँ पे उसकी जो इलेक्ट्रोकंडक्शन का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब है, ऐसी सिचुएशन में बीटा ब्लॉकर देंगे तो अरिथमिया वर्स हो सकता है। ओके, और एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक है तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी चेंज हो सकती है, दैट्स वाई दैट शुड नॉट बी गिवन। ओके, अब कार्डियोजेनिक शॉक का पेशेंट है, क्योंकि कार्डियोजेनिक शॉक में होता क्या है, हार्ट जो है, कार्डियोजेनिक शॉक के 2 पॉइंट्स को आप समझोगे तो वेजोडाइलेशन हो जाता है और कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। अब वेजोडाइलेशन एंड कार्डियक आउटपुट कम है तो किडनी के पास इनफ ब्लड नहीं पहुंचता है और धीरे से वो हार्ट अपने आप को बंद कर देता है उसकी प्रोसेस को। तो यहाँ पे हमें ऐसे मेडिकेशंस चाहिए, दोज मेडिकेशंस आर कोजिंग वेजो कंस्ट्रिक्शन और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाए। दिस टाइप ऑफ मेडिकेशंस कैन बी गिवन, जैसे कि डोपामिन दे सकते हैं, ओके, या तो हम सिम्पैथोमाइमेटिक सब्सटेंस दे सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में बीटा ब्लॉकर्स दिया तो और हार्ट को ब्लॉक कर देगा एंड दैट कैन वर्स द सिम्टम्स। दैट्स वाई कार्डियोजेनिक और हाइपोवॉलिमिक, कार्डियोजेनिक या तो हाइपोवॉलिमिक शॉक में बीटा ब्लॉकर्स नहीं दिए जाते हैं। सीवियर हाइपोटेंशन है तो नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो कार्डियक आउटपुट कम करेगा तो और प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। अनकंट्रोल्ड हार्ट फेलियर में नहीं दे सकते हैं। ओके, अब ये सिचुएशन में नॉर्मली बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में वी कैन गिव द बीटा ब्लॉकर्स बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। जैसे कि फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ में हमें 2-3 चीज़ें याद रखना जरूरी है। मे मास्क द साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। अगर आप सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक की क्लास को देखोगे तो आपको डिटेल समझ आ जाएगा कि जैसे किसी भी पेशेंट में हाइपोग्लाइसेमिया होता है तो वो इनडायरेक्टली ब्लड की ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करता है, तो इसीलिए वो सिंपैथेटिक टोन स्टिमुलेट होता है। तो हाइपोग्लाइसेमिया में सिंपैथेटिक सेक्रीशन रिलीज होता है, सिंपैथेटिक सेक्रीशन रिलीज होता है, वहाँ से वो पेशेंट को कुछ अलार्म सिम्टम्स मिलते हैं। अलार्म सिम्टम्स कैसे, जैसे पाल्पिटेशन हो गया, ओके, पाल्पिटेशन, फिर उसको थोड़ा सा चक्कर जैसा भी फील होता है। और ये सिचुएशन जो है वो हाइपोग्लाइसेमिया इंड्यूस सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेशन है उसकी वजह से हो रहा है। ओके, अब अगर हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो हाइपोग्लाइसेमिया के जो पेशेंट है उसमें क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया के पेशेंट को जो अलार्म सिम्टम्स है वो नहीं आएंगे। अलार्म सिम्टम्स में मेन तो पाल्पिटेशन है। अब पाल्पिटेशन के लिए उसको हार्ट ज़्यादा मतलब उसके बीट्स बढ़ जाएंगे, लेकिन बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो वो उसको ब्लॉक करके रखेगा। इसीलिए हाइपोग्लाइसेमिया के सिम्टम्स मास्क हो जाएंगे और पेशेंट को पता नहीं चलेगा कि उसको हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है। ओके, तो एक तो ये है, और दूसरा ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म चेंज होती है, और तीसरा जो है वो पेंक्रियाज में से इंसुलिन की सेक्रेशन भी चेंज होती है। इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट में वी कैन यूज सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, नॉन सिलेक्टिव जनरली नहीं देना चाहिए, क्योंकि सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स मेनली हार्ट के ऊपर काम करता है।
ओके और उसके जो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स है उसके लिए पेशेंट को इन्फॉर्म करना जरूरी है कि यू हैव टू keep an eye on the other kind of symptoms that can give you the better understanding about you are passing through the hypoglycemia okay ये एक पॉइंट है पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज जैसे कि रेनोड कंडीशंस रेनोड कंडीशन में होता क्या है जो एंड की जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लड वेसल्स बहुत ही कंस्ट्रिक्ट हो चुकी है इसको बोलते हैं पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज ये सिचुएशन में बीटा ब्लॉकर्स दोगे तो बीटा ब्लॉकर्स तो और कंस्ट्रिक्ट करेगा दैट्स व्हाई बीटा ब्लॉकर्स शुड बी अवॉइड इन रेनोल्ड कंडीशंस लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच काइंड ऑफ बीटा ब्लॉकर्स कैन बी गिवन इन रेनोल्ड कंडीशन तो जो बीटा ब्लॉकर्स के पास अल्फा ब्लॉकिंग इफेक्ट है वो आप दे सकते हो अगर ज़रूरत पड़ती है तो लेकिन पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ के लिए खास करके जो मेडिकेशन यूज़ होती है वो होती है वेजोडाइलेटरी सब्सटेंस लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स निफिडिपिन वो यूज़ होता है या तो आप अल्फा ब्लॉकर्स दे सकते हो ओके क्योंकि ये मेडिकेशंस वेजोडाइलेशन करती है दैट इज़ मोर यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट इन पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ ओके हाइपरथायरॉयडिज्म अगर किसी पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है तो हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स क्या होते हैं उसमें मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो वो सिचुएशन में पेशेंट को जो पाल्पिटेशन टेकिकार्डिया आता है वो टेकिकार्डिया से पेशेंट उसको अंडरस्टैंड करता है दैट्स कॉल्ड द अलार्म सिम्टम्स वो भी मास्क हो जाएगा ओके लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए प्रोपेनोलोल यूज़ होता है अगर कोई पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म का है तो उसमें प्रोपेनोलोल सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए यूज़ होता है फियोक्रोमोसाइटोमा के पेशेंट में हमारा जो मेन मोटिव है वो है क्योंकि फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है फियोक्रोमोसाइटोमा इज नथिंग बट द एड्रिनल ग्लैंड का कैंसर है तो वहाँ से एड्रिनलिन का रिलीज बहुत बढ़ जाता है और ये एड्रिनलिन क्या करता है वो आपकी जो अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है उसकी वजह से वेजोकंस्ट्रिक्शन होता है उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो जो मेन मेडिकेशंस है फियोक्रोमोसाइटोमा में वो है अल्फा ब्लॉकर्स पहले अल्फा ब्लॉकर्स देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अल्फा ब्लॉकर्स देंगे तभी जाके वो एड्रेनालिन की इफेक्ट को नलीफाई करेगा उसके बाद अगर और ज़रूरत पड़ती है तो हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं लेकिन मेन रोल है वो अल्फा ब्लॉकर्स का है अब एनाफाइलेक्सिस में क्या होता है एनाफाइलेक्सिस का मतलब कि अगर आप कोई एलर्जन के साथ में एक्सपोज हुए हैं तो वाइड स्प्रेड पूरे शरीर में हिस्टामिन का रिलीज बढ़ जाता है अब हिस्टामिन का रिलीज बढ़ गया तो हिस्टामिन क्या करता है वेजोडाइलेशन तो आपके शरीर की पूरी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएगी अब ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई तो सडनली आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कोलैप्स हो जाएगा ब्लड प्रेशर कोलैप्स हो गया तो ये पूरी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी और आपका जो हार्ट है वो जो पंपिंग कर रहा था वो क्यों कर रहा था क्योंकि ब्लड वेसल्स की एक लेवल का डायमीटर था इसीलिए वो उसको एक प्रेशर मिलता था एंड दैट्स कैन कंस्ट्रक्ट वो अपने जो कार्डियक आउटपुट को मेंटेन कर रहा था अब ये ब्लड वेसल्स जो है वो बहुत डायलेट हो चुकी है तो हार्ट के ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा है दैट्स व्हाई हार्ट इज नॉट फंक्शनिंग ये सिचुएशन आ सकती है इसीलिए एनाफाइलेक्सिस का जो मैनेजमेंट है उसके लिए हमें एड्रेनालिन देना पड़ता है ओके एड्रेनालिन इज द मेन मैकेनिज्म मेन मेडिकेशन यूज फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक अब एनाफाइलेक्टिक के लिए अगर आप एड्रेनालिन दोगे और पेशेंट ने ऑलरेडी बीटा ब्लॉकर लेके रखा है तो हमने देखा आगे कि ये तो कॉम्पिटिटर है ना दोनों बीटा रिसेप्टर के ऊपर बीटा ब्लॉकर्स ऑलरेडी उसको ऑक्यूपाइड करके बैठा है तो हम अगर एड्रेनालिन देंगे तो उसका डोज ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि ये बीटा ब्लॉकर्स को यहाँ से हटा सके इसीलिए एनाफाइलेक्सिस के पेशेंट में भी बीटा ब्लॉकर्स कैन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ द एड्रेनालिन ये मेडिकेशंस में ऐसा हो सकता है ओके वेजोस्पेस्टिक एंजाइना में खास करके जो एंजाइना है वो दो टाइप में हम उसको समझने का प्रयास करें कि एंजाइना खास करके 85% ऑफ द एंजाइना इज बिकॉज ऑफ द एथेरोक्लेरोटिक सिचुएशन ओके तो वहाँ पे हमें कार्डियक आउटपुट के ऊपर काम करना है और कार्डियक आउटपुट को रिड्यूस करना है ताकि ऑक्सीजन डिमांड को हम घटा सकें दैट्स व्हाई बीटा ब्लॉकर्स कंसीडर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकेशन फॉर एंजाइना
लेकिन वेजोस्पेस्टिक एंजाइना में ब्लड वेसल्स में स्पैजम आ जाता है। अब ये स्पैजम आ गया तो वहाँ पे अगर आप बीटा ब्लॉकर्स दोगे तो काम नहीं करेगा। दैट्स वाई वेसोस्पेस्टिक एंजाइना दैट कैन बी मैनेज्ड बाय कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्योंकि हमें यहाँ पे ब्लड वेसल्स में जो कैल्शियम चैनल को हम ब्लॉक करेंगे तो वो रिलैक्स होगी और उसमें ब्लड का फ्लो नॉर्मल होगा। तो वेसोस्पेस्टिक एंजाइना कैन बी मैनेज्ड बाय कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लाइक निफेडिपिन। निफेडिपिन के साथ दिया जाता है। ओके, यहाँ पे याद रखना है कि आपको बीटा ब्लॉकर्स के साथ में अगर पुराने वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दोगे जैसे कि वेरापेमिल और लिटियजम, तो दोनों मेडिकेशन हार्ट को ब्लॉक करती है एंड दैट कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेडिकार्डिया। तो ये कॉम्बिनेशंस में बहुत केयरफुल रहना है, बीटा ब्लॉकर्स विथ वेरापेमिल और लिटियजम। उसके अलग तरीके से देखो तो निफेडिपिन के साथ बीटा ब्लॉकर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि निफेडिपिन ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। जैसे ब्लड वेसल्स डायलेट हुई तो हार्ट के ऊपर स्ट्रेन कम होता है, तो हार्ट पंप फास्ट करता है। इसको बोलते हैं हम बीटा ब्लॉकर, सॉरी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और वेजोडाइलेशन की वजह से रिफ्लेक्टिव टेकिकार्डिया हुआ। तो रिफ्लेक्टिव टेकिकार्डिया कैन बी कंट्रोल्ड बाय द बीटा ब्लॉकर्स। ओके, तो इसीलिए निफेडिपिन विथ बीटा ब्लॉकर्स की कॉम्बिनेशंस को पॉजिटिव माना जाता है। ओके, माइस्थेनिया के सिम्टम्स में चेंज हो सकता है एंड कॉजिंग द ब्रेडिकार्डिया। ओके, अवॉइड कॉम्बिनेशन विद द वेरापेमिल क्योंकि दैट कैन कॉज द सीवियर ब्रेडिकार्डिया। वेरापेमिल क्या करता है? वेरापेमिल इज ऑल्सो इफेक्ट ऑन मायोकार्डियल मसल्स। तो ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। कुछ और पॉइंट्स है, रीनल इम्पेयरमेंट में कौन सी मेडिकेशन दोगे? तो रीनल इम्पेयरमेंट में मेटोप्रोलोल दोगे। यूज द एजेंट जो हेपेटिकली क्लियर्ड होता है एंड रिड्यूस द डोज इफ एटेनोलोल ले रहा है तो। हेपेटिक में कौन सा? एटेनोलोल जो रीनली क्लियर्ड होता है। तो ये 2 पॉइंट से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सर्जरी के दौरान आप बीटा ब्लॉकर्स दोगे तो इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और डोंट स्टॉप सडनली, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बीटा ब्लॉकर्स लंबे समय से ले रहे हो तो आपके बीटा रिसेप्टार्स में अप रेगुलेशंस हो चुका है। अप रेगुलेशंस का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग रिसेप्टार्स जो है वो या तो ओवर सेंसिटाइज्ड हो चुके हैं या तो नए रिसेप्टार्स बन चुके हैं। अगर आप सडनली बंद करोगे तो एड्रिनालिन की जो इफेक्ट है बॉडी में, जो नॉर एड्रिनालिन न्यूरोट्रांसमीटर्स की इफेक्ट है वो बहुत बढ़ जाएगी एंड दैट कैन कॉज द प्रॉब्लम। दैट्स वाई बीटा ब्लॉकर्स शुड नॉट बी स्टॉप्ड अब्रप्टली। प्रेगनेंसी में ध्यान रखना जरूरी है, खास करके वो ब्रेडिकार्डिया कर सकता है जो अगर बच्चे में, फीटस में जो पास होता है प्लेजेंटा थ्रू। ब्रेस्ट फीडिंग में खास करके प्रीफर मेटोप्रोलोल, लाबेटालोल एंड प्रोपेनोलोल। एटेनोलोल की जगह पे उसका यूज़ कर सकते हो। अब एडवर्स इफेक्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दे, कॉमन, इनफ्रीक्वेंट एंड रेयर। ओके, तो कॉमन में से कभी क्वेश्चंस आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, नोजिया, डायरिया, ब्रोंकोस्पेजम, डिस्पनिया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड कोल्ड एक्सट्रीमिटीज। अब ये कोल्ड एक्सट्रीमिटीज के बारे में आपको समझ में आ गया क्योंकि वो बीटा 2 रिसेप्टार को ब्लॉक करता है। तो बीटा 2 रिसेप्टार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजोडाइलेशन, हाथ पैरों की। अब उसको हम ब्लॉक करेंगे तो वो क्या करेगा? वेजोडाइलेशन नहीं होगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, तो कोल्ड एक्सट्रीमिटीज होगी। ओके, ब्रोंकोस्पेजम एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्यों होगा? क्योंकि अगर वो अस्थमा या आपके जो लंग्स के बीटा 2 रिसेप्टार को ब्लॉक करेगा तो इन दैट सिचुएशन दैट कैन कॉज द ब्रोंकोस्पेजम एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ओके, नोजिया एंड डायरिया वो बीटा ब्लॉकर की साइड इफेक्ट्स हैं। रेनॉल्ड कंडीशन एक्सर्बेट हो सकती है क्योंकि ये पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज का प्रॉब्लम है। ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन हो सकता है। ओके, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन खास करके कार्विडोलोल एंड लाबेटालोल के साथ क्योंकि वो अल्फा 1 को भी ब्लॉक करता है तो वेजोडाइलेशन होगा। तो वेजोडाइलेशन से क्या होगा? जैसे आप ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन का मतलब है कि आप पोजीशन चेंज करते हो, बैठे हो या तो आप
सुपाइन कंडीशन में आप सो रहे हो और सडनली आप खड़े होंगे तो आपका जो बेरोरेसेप्टर को जो सिग्नल करके आपके ब्लड प्रेशर को चेंज करना है वो इतना फ्रिक्वेंटली नहीं हो पाएगा. इन दैट सिचुएशन पेशेंट कैन गेट ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है. ओके, हार्ट फेल्योर, हार्ट ब्लॉक, फटीग, डिजीनेस, ये टाइप के सिम्टम्स हो सकते हैं. हेल्यूसिनेशन, इंसोम्निया, नाइटमेयर्स, डिप्रेशन, ये ऐसे मेडिकेशंस जिसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है और ब्लड आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसकी इफेक्ट आ सकती है. ग्लूकोज एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म को चेंज करता है. तो ये सिचुएशंस प्रॉबेबली ऐसे कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसको आप थ्योरी के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए कि आपने जो फिजियोलॉजी समझी है उसके ऊपर से आप साइड इफ़ेक्ट्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हो. इनफ्रीक्वेंट में पेशेंट इंडिविजुअली वो रेस या तो सोराइसिस, दिस टाइप ऑफ थिंग्स कैन हैपन. ओके, इम्पोटेंसी इज ऑल्सो द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द बीटा ब्लॉकर्स. यूरिनरी रिटेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है, नेजल कंजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, पर ये रिलेटिवली उतना कॉमन नहीं है. हाइपर सेंसिटिविटी किसी को भी हो सकती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एलोपेशिया, हेपेटिक इंजरी, कार्डियक अरेस्ट, ये रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं. ओके, तो आपको करना क्या है कि जैसे भी आप बीटा ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ रहे हो तो मोस्ट कॉमन को थोड़ा 2 बार देख लेना है, इनफ्रीक्वेंट एंड रेयर को खाली अवेयरनेस में रखना है ताकि यू कैन गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट. चलो, अब कंपेरेटिव बीटा ब्लॉकर्स की इंफॉर्मेशन भी समझना जरूरी है. बीटा ब्लॉकर्स दैट डिक्रीज द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी, खास करके कैसे पेशेंट में. ओके, तो एंजाइना, हाइपोटेंशन, एमआई, इस तरह के जो पेशेंट है उसमें मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी कम होती है बीटा ब्लॉकर्स की इस देने की वजह से. दैट्स व्हाई द बीटा ब्लॉकर्स आर वेरी गुड चॉइस ऑफ मेडिकेशंस फॉर दिस कंडीशंस. बिसोप्रोलोल, कंट्रोल रिलीज, मेटोप्रोलोल एंड कार्विडोलोल, ये 3 मेडिकेशंस अप्रूव्ड है आपकी हार्ट फेल्योर के पेशेंट के लिए. ओके, बिसोप्रोलोल, control release metoprolol and carvedilol. Okay, sotalol and ismolol, these 2 medications are approved for arrhythmia. Ismolol is a short acting, वो IV फॉर्मेट में. अब बेटाक्सोलोल, लिवोबिनॉल एंड टीमोलोल, these are used for glaucoma. तो अब आप देखोगे तो मेडिकेशन स्पेसिफिकली डिफाइन है. एटेनोलोल एंड मेटोप्रोलोल नॉर्मल ब्लड प्रेशर, एंजाइना, एमआई वाले पेशेंट्स के लिए, एंजाइना या तो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए. अगर मान लीजिए कि हार्ट फेल्योर का पेशेंट है तो उसमें बिसोप्रोलोल, कंट्रोलिज, मेटोप्रोलोल एंड कार्विडोलोल देना है. अरिथमिया के पेशेंट के लिए स्मोलोल एंड सोटालोल. ओके, उसके बाद ग्लूकोमा के पेशेंट के लिए बेटाक्सोलोल एंड लिवोबिनॉल एंड टीमोलोल. दिस द फर्दर डिवाइडेशन ऑफ द मेडिकेशंस किस तरह से हमें यूज और अंडरस्टैंड करना है. ओके, बीटा 1 सिलेक्टिव मेडिकेशंस आर प्रिफर्ड अस्थमा, डायबिटीज, रेनॉल्ड कंडीशन, इस तरह के पेशेंट, क्योंकि ये बीटा 2 के ऊपर कम इफेक्ट होती है और ये सारे पॉइंट्स बीटा 2 मीडिएटेड है. इंट्रिंसिक सिम्पथोमाइमेटिक एक्टिविटी वाले, मतलब ऑक्सप्रेनोलोल एंड पिंडोलोल इज लेस ब्रेडिकार्डिया, दैट कॉज द लेस ब्रेडिकार्डिया कर सकता है, लेकिन ये लेस इफेक्टिव इन पोस्ट एमआई, क्योंकि एमआई के पेशेंट में हमें हार्ट को ब्लॉक करके रखना है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो कार्डियक आउटपुट है उसको कम करके रखना है. इसीलिए ऑक्सप्रेनोलोल, पिंडोलोल शुड नॉट बी गिवन इन दिस सिचुएशन. अल्फा 1 ब्लॉकेज वाले लैबेटोलोल एंड कार्विडोलोल, ये वेजो डायलेशन कोज कर सकता है. दैट्स वाई रेनॉल्ड कंडीशन में इसको अगर यूज़ करना है तो कर सकते हो. लिपिड सॉल्युबिलिटी जिसकी कम है, जैसे कि एटेनोलोल, ऐसी मेडिकेशंस के साथ सीएनएस की साइड इफ़ेक्ट्स का चांसेस बहुत ही कम है. तो ये भी तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एटेनोलोल में लिपिड सॉल्युबिलिटी नहीं है. तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज ए लीस्ट साइड इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो आप बता सकते हो एटेनोलोल. ओके, एलिमिनेशन रूट में हिपेटिक और रीनल वाला पॉइंट्स, ये 2 मेडिकेशन खास करके एटेनोलोल एंड मेटोप्रोलोल में से आप समझ सकते हो. काउंसलिंग, जैसे आप बीटा ब्लॉकर के पेशेंट को जब आप
आपके सामने व्हेन यू आर वर्किंग एज ए फार्मासिस्ट एंड यू आर कम अक्रॉस द पेशेंट दोज हु आर कमिंग विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स, आपको ये पॉइंट काउंसलिंग में ऐड करना है. दिस मेडिकेशन में कॉज डिजीनेस एंड टायर्डनेस. ओके, जब आप स्टार्ट करते हो या तो डोज इंक्रीज करते हो, तो वो सिचुएशन में आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो चेंज होती है. इसीलिए अवॉइड ड्राइविंग और ऑपरेटिंग मशीनरी ड्यूरिंग दिस फेज. जब आप मेडिकेशन स्टार्ट करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर चेंज होगा, ब्लड प्रेशर चेंज होगा तो आपको डिजीनेस आ सकती है, ड्राउजीनेस नहीं है, डिजीनेस आ सकती है और आपको शायद टायर्डनेस फील हो सकती है. ओके, तो आप पूरे फोकस से काम नहीं कर पाओगे, इसीलिए दैट्स व्हाई यू don't have to drive or operate any machinery. Don't stop this medication abruptly, otherwise that can cause a severe problem. Okay, क्योंकि कार्डियक फंक्शन बहुत बढ़ जाएगा और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं. प्रैक्टिस पॉइंट, प्रैक्टिस पॉइंट में क्या कर सकते हो, जैसे आप टेपर ग्रेजुअली, अगर कोई पेशेंट लंबे समय से ले रहा है तो वो जनरल यूज़ में 2 वीक तक धीरे धीरे से डोज कम करते करते उसको बंद करना चाहिए. बहुत लॉन्ग टर्म है तो 4 to 6 वीक्स में टेपर करते करते उसको बंद करना है. हार्ट फेलियर के पेशेंट में है हाफ डोज वीकली उसको कम करते जाना है. इसके ऊपर से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. अब्रप्ट विड्रोवल सडनली बंद कर दिया तो एंजाइना, रीबाउंड हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, वेंट्रिकुलर एरिथमिया, ये कुछ भी हो सकता है. ओके, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सेल्यूलर अप रेगुलेशन, जो हमने क्लास में फार्माकोडायनेमिक के क्लास में वी हैव एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट. ओके, तो इस तरह से अगर आप बीटा ब्लॉकर्स को पढ़ोगे तो दुनिया की कोई सी भी एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन बीटा ब्लॉकर्स में से आएगा तो यू आर गोइंग टू फील कंफर्टेबल टू हैंडल. ओके, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप एक कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हो और आप इस तरह से पूरे फार्माकोलॉजी को या तो पूरे थेरेप्यूटिक्स के सारे मेडिकेशंस को वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल्स. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर्स. थैंक यू वेरी मच. हैव अ ग्रेट टाइम.